हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए है, जिसमें आज हम करने वाले हैं टॉपिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि अगर मार्क्स की बात करूं तो 5 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा है, अगर हम सिलेबस के हिसाब से बात करें तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। तो आपको मैं सिर्फ जो सीबीएसई का जो सिलेबस है तो डेडिकेटेड मैं आपको वही चीज़ यहाँ पर कराऊंगा। आप एमएल अग्रवाल की अगर कंप्लीट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उसके जो लास्ट ईयर की वीडियोज है उसमें सारे एक्सरसाइज मैंने डाले हुए हैं, सारे सॉल्यूशन डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जो सीबीएसई सिलेबस है हम उसको डेडिकेटेड करते हुए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स को करने के लिए। तो इन वीडियोस में जो ये सीरीज़ हमारी होगी तो इसमें जो आपको सीबीएसई सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, और उसके लिए मैं कहूँगा कि आप एमएल अग्रवाल के अलावा सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चंस भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको कहाँ पर करने हैं, उसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज इसकी जो थ्योरी पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन इसके आने की पूरी संभावना है। एमसीक्यूज़ के अंदर थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थ्योरी को अच्छी तरह से समझना कि क्या क्या इसके अंदर थ्योरी में दिया हुआ है। फिर उसके बाद थ्योरी समझने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का मतलब क्या होता है। इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई कंक्लूज़न निकालना। ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा होगा, जो भी हमारे पास एविडेंसेस होंगे, उन एविडेंसेस के हिसाब से, उन डाटा के हिसाब से कुछ टेस्ट करेंगे हम उनके हिसाब से, फिर आपको एक कंक्लूज़न निकालना होगा। इन्फ्रेंशियल उसी को बोलते हैं। इन्फ्रेंशियल मतलब कंक्लूज़न, डाटा का हम एक कंक्लूज़न निकालेंगे जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। तो कहता है टू ड्रॉ ए कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल एविडेंस। ठीक है, अब ये सैम्पल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे हम। तो यहाँ पर जो चैप्टर की मतलब मोटी मोटी थ्योरी जो है वो ये है कि पॉपुलेशन आपके पास एक होती है, उस पॉपुलेशन में से हम एक सैम्पल चूज करते हैं, वो भी हम डिटेल में करेंगे डिस्कस। फिर उसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके फिर हम टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। अब कंक्लूजन हम निकालेंगे किसका? पॉपुलेशन का। लेकिन हम टेस्ट किस पर कर रहे हैं? सैंपल पे कर रहे हैं। लेकिन जो कंक्लूजन आएगा ना, वो कंक्लूजन आएगा इस पॉपुलेशन का। तो एक जो पूरी पॉपुलेशन होगी उसमें से एक सैंपल चूज करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग करके एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और वो कंक्लूजन कहलाया जाएगा उस पूरी पॉपुलेशन का सैंपल। अब थोड़ा सा पहले डिटेल में पॉपुलेशन, सैंपल, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ही बात करते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो वर्ड आता है ना दिमाग में, तो पॉपुलेशन वर्ड आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है जनसंख्या। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ पीपल नहीं है या नंबर ऑफ एनिमल नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी चीज़ का एक ग्रुप, उसको बोल रहे हैं यहाँ पर पॉपुलेशन। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो उसमें नंबर ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, इवेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी है, सारे लोगों का, सारी चीज़ों का एक ग्रुप, उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ऑल मेल एज अबव 35 ईयर्स इन दिल्ली, ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल वुमेन एज बिटवीन 30 and 40 ईयर्स, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ इंडिया, ह्यूमिडिटी इन जुलाई ऑफ ऑल मेट्रो सिटीज़। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि पॉपुलेशन के अंडर आते हैं। अब पॉपुलेशन, दो तरह की पॉपुलेशन होती है। क्या क्या होती है? एक होती है फाइनाइट पॉपुलेशन और एक होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कि फाइनाइट का मतलब जब आप काउंट कर सकते हो, यानी जो भी आपके पास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उस ग्रुप के अंदर, अगर आप उसको काउंट कर सकते हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। इट इज़ ए काउंटेबल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा। ठीक है, जैसे ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने लोग हैं, कितने इसके नागरिक हैं, वो बहुत सारे हैं लेकिन हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं। टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो भी एक ग्रुप है, तो वो भी पॉपुलेशन हो गया। इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट का मतलब जिसमें आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट इज इन अनकाउंटेबल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स और एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टार इन ए मिल्की वे। ठीक है, अब मिल्की वे में कितने स्टार है? बहुत सारे स्टार्स हैं, आप काउंट करना चाहो तो कर नहीं सकते। नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए कल्चर, किसी स्पेसिफिक कल्चर में, किसी पर्टिकुलर कल्चर में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? इनफाइनाइट पॉपुलेशन के। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन एंड
इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद बात करते हैं सैंपल की, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सैंपल। ठीक है, पॉपुलेशन, क्योंकि जो भी आप कंक्लूजन निकालोगे ना पॉपुलेशन का, वो निकालोगे हमेशा सैंपल से। अब ये सैंपल का मतलब क्या है? इट इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन जितनी भी आपको दे रखी है उसमें से कुछ चीजों का, कुछ ऑब्जेक्ट का या कुछ लोगों का एक छोटा ग्रुप जो कि उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग हैं इसमें से कुछ हमने लोग यहां पर निकाल लिए, सारे नहीं लिए, कुछ लोग निकाल लिए, और ये जो सैंपल है ये इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास पूरी एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर से मान लो कोई प्रिंसिपल आते हैं कि उन्होंने क्या करा, किसी काम के लिए आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपकी क्लास के मॉनिटर को ले गए, क्लास कैप्टन को ले गए, ठीक है, प्रीफेक्ट्स को ले गए, ऐसे 4-5 बच्चों को ले गए। वो क्या करेंगे, वो आपकी क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं। उस पूरी पॉपुलेशन में उन्होंने क्या किया, उन 4-5 बच्चों का एक सैंपल निकाल लिया। ए वेल चूजन सैंपल विल कंटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। एक अच्छी तरह सिलेक्ट किया गया सैंपल जो उस पूरी पॉपुलेशन की एक सही तरीके से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। द रिलेशन बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन मस्ट बी सच एज टू अलाउ ट्रू इन्फ्रेंसेस टू बी मेड अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल। यानी जो आप सैंपल चूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रिंसिपल आए, आपने आपकी क्लास के 4 बच्चों को उन्होंने चूज कर लिया और उन 4 बच्चों को ले जाके अपने ऑफिस में ले गए, ऑफिस में ले जाके कुछ क्वेश्चन आंसर उन्होंने उनसे किए, ठीक है, जनरल क्वेश्चंस करे। अब उन जनरल क्वेश्चंस के जैसे वो बच्चे आंसर देंगे, जो आपके मॉनिटर हैं, प्रीफेक्ट्स हैं या क्लास कैप्टन है, तो आपकी क्लास की एक वैसी इमेज क्रिएट होगी कि ये क्लास ऐसी है, इसके स्टूडेंट ऐसे हैं। अब वो पॉपुलेशन, अगर जो सैंपल उन्होंने चूज किया है, जो 4 बच्चों का जो सैंपल चूज किया है, अगर वो सही चूज किया होगा, सही चूज करने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि सारे के सारे बच्चे ऐसे आ गए जो बिल्कुल बैक बेंचर हैं, जो कुछ पढ़ते ही नहीं है, ऐसे बच्चे ले लिए, या फिर ऐसे ले लिए जो सारे के सारे भाई जो टॉपर हैं, ऐसे ले लिए। एक वेल चूजन सैंपल मतलब जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है, कुछ ऐसे हैं जो एवरेज है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम जवाब देते हैं। तो इस तरह का सैंपल चूज करके जब उनके सामने एक क्वेश्चन रखा गया, तो उससे आपकी क्लास की एक परफॉर्मेंस निकल के आती है कि हाँ, ये क्लास इस तरीके की है। तो उस पूरी, अब जब उन 4 बच्चों ने जो वहाँ पर परफॉर्मेंस करी होगी, उसके हिसाब से आपकी क्लास के बारे में एक राय बनेगी, हाँ ये वाली क्लास इस तरीके की है, अच्छी है या बेकार है या एवरेज है या कैसी है। तो वहाँ पर जो वो सैंपल जाएगा ना 4 बच्चों का, वो सैंपल ही डिसाइड करेगा कि आपकी क्लास की इमेज पूरे स्कूल में किस तरह की बनेगी। तो एक अच्छी तरह सैंपल अगर आप चूज करते हो तो पॉपुलेशन के बारे में एक अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हो। अच्छा रिजल्ट मतलब रेलेवेंट रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पूछा कुछ जा रहा हो, आपने निकाल कुछ छोड़ दिया। अगर मान लो एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में सब तरह के लोग हैं, अब एक कंपनी आती है, उस कंपनी को कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, या ब्यूटी प्रोडक्ट कोई लॉन्च किया हुआ है, उसके बारे में उसको राय जाननी है कि भाई हाँ कैसा है। अब ब्यूटी प्रोडक्ट नॉर्मली जो मेल मेंबर्स होते हैं वो कम यूज़ करते हैं आजकल, लेकिन कम यूज़ करते हैं, लेकिन जो फीमेल मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब उन्होंने जो सैंपल चूज़ किया वो सारे मेल का चूज़ कर लिया। अब मेल का चूज़ कर लिया, अब पूछ रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में, तो ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में मेल जो है वो सही तरीके से आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो जो वो सैंपल वो चूज़ कर रहे हैं, यानी वो रॉन्ग सैम्पलिंग कर रहे हैं। रॉन्ग सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उस ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में वो जो भी कंक्लूजन निकाल के जाएंगे, चाहे अच्छा या बुरा, वो कंक्लूजन हो सकता है वो बेटर ना हो, उसका एक कंक्लूजन सही ना हो, ठीक है। इसलिए सैम्पलिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से सैम्पलिंग करोगे। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? सैंपल में कहता है फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। इसमें फोकस होता है कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी पॉपुलेशन की पूरी एक विशेष बात है, उसको आइडेंटिफाई करना, किस पूरी पॉपुलेशन में क्या है। सैंपल क्या करता है, इट मेक्स इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। सैंपल अपने बारे में कुछ नहीं बताता, सैंपल पॉपुलेशन के बारे में बताता है कि ये पॉपुलेशन किस तरीके की होगी, उसके बारे में एक वो कंक्लूजन बताता है। सेकेंड पॉइंट में कहता है सर्वे डन ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन इज एन एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज विद नो मार्जिन ऑफ एरर। अगर आप एक पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करते हो, ठीक है, आपको एक टास्क दिया गया कि जैसे आपको मान लो क्लास का ही टास्क दिया कि आपको इस क्लास की पूरी परफॉर्मेंस देखनी है कि सब बच्चे किस तरीके के हैं। तो अगर सारे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो ज़्यादा एक्यूरेट डाटा निकल कर आता है कि ये क्लास किस तरीके की है। पूरी पॉपुलेशन पर अगर आप सर्वे करोगे तो डाटा एक्यूरेट आएगा और उसमें मार्जिन ऑफ एरर ना के बराबर होगा। लेकिन अगर आपने उस सैंपल को चूज किया और सैंपल को चूज करोगे तो वहां पर मार्जिन ऑफ एरर हमेशा रहेगा।
आपने पूरी क्लास के जो 40-50 बच्चे हैं उनकी बजाय 4-5 बच्चों से क्वेश्चंस पूछे, उनके हिसाब से आपने कोई कंक्लूजन निकाला, तो उसमें हमेशा मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, कम हो या ज़्यादा हो लेकिन रहेगा जरूर। थर्ड पॉइंट इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर जितने जो सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोग होते हैं उनका एक हम ग्रुप बनाते हैं। यहाँ कहता है इट इज अ सब ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें आप पॉपुलेशन में से ही कुछ लोगों को ले सकते हो, उनके जो सब ग्रुप्स है वो बना सकते हो। द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो भी हम पॉपुलेशन में मेजर करेंगे, जो भी चीज़ हम मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे पैरामीटर, और जो सैंपल में हम मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जैसे मीन है, पॉपुलेशन मीन भी निकालेंगे हम, सैंपल मीन भी निकालेंगे। तो पॉपुलेशन मीन क्या होगा, पैरामीटर होगा, और सैंपल मीन क्या होगा, उसको बोलेंगे स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग किस किस तरह की होती है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि सैम्पलिंग अच्छी होगी तो रिजल्ट हम सही निकाल पाएंगे, अगर सैम्पलिंग ही हमारी खराब होगी तो जो भी कंक्लूजन निकलेगा पॉपुलेशन के बारे में वो गलत ही निकलेगा। तो अब सैम्पलिंग हमें करनी कैसे चाहिए, किस किस तरह की सैम्पलिंग होती है। मेन दो टाइप की सैम्पलिंग है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब हो गया, इन दिस टाइप सिलेक्शन ऑफ मेंबर इज रैंडम। जो भी आप सिलेक्शन करोगे ना मेंबर्स का, वो रैंडम सिलेक्शन होगा। इट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ चांसेस बीइंग सिलेक्टेड, इट इज आल्सो नोन एज द रैंडम सैम्पलिंग। तो उसमें जो भी आप मेंबर सिलेक्ट करोगे, जो भी सैंपल के लिए ऑब्जेक्ट चूज करोगे या फिर पीपल्स चूज करोगे, कुछ भी चूज करोगे, तो उसका जो सिलेक्शन होगा उन सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होंगे, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पर सबके पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होता है सिलेक्ट होने का। तो सबसे पहला जो टाइप है इसमें वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसे नाम ही है ऐसे बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बहुत कॉमन मेथड है। या इसमें क्या होता है कि हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर आते हैं कि 15 अगस्त का एक फंक्शन होना है, इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होना है। अब क्लास के लिए वहाँ पर फंक्शन के लिए कोई प्रोग्राम करना है टीचर को, उसके लिए 4 वॉलंटियर चाहिए या 5 वॉलंटियर चाहिए। तो क्लास में आके सीधा क्लास में टीचर आता है और किसी भी 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, रैंडमली। तो सबके पास जितने भी क्लास में बैठे हैं बच्चे, सबके पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस है। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। टीचर ये नहीं कि भाई ये मेरा फेवरेट है तो इसको सिलेक्ट करना है, वो नहीं चलेगा उसमें। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग मतलब सबके पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस है, किसी को भी कहीं से भी पिक कर लेना। हो सकता है रोल नंबर 3 पहले आ जाए, हो सकता है रोल नंबर 10 पहले आ जाए, या रोल नंबर 19 पहले आ जाए, या रोल नंबर 25 पहले आ जाए, मतलब रैंडम सिलेक्शन। तो इसको बोलते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कहीं से भी आप कैसे भी चूज़ कर लो, सबके पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होंगे। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, एक ये चूज़ कर रखा है हमने, एक ये चूज़ कर रखा है, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, कैसे भी चूज़ कर लो। रैंडम सैम्पलिंग है, सबके पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस है, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद दूसरी टाइप आती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी रैंडम सैम्पलिंग की ही एक टाइप है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टम इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि हम सैम्पलिंग को और आसान कर सके। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो भी आसान है, लेकिन उसको और आसान कर देते हैं एक सिस्टम उसके अंदर डाल के। सिस्टम कैसे डाल देंगे, मान लो क्लास में टीचर आया, उसे वही 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, उसने ऐसे रैंडमली कोई एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया कि भाई पहला रोल नंबर 7 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोल दिया कि भाई हर 10th बच्चा इसके बाद वो सिलेक्ट है। अब यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक रैंडमली सिलेक्ट हो गया रोल नंबर 7, उसके बाद जो हर 10वां बच्चा यानी 7 के बाद फिर 17 हो गया, 17 के बाद 27, 27 के बाद 37, 37 के बाद 47। तो ये 5 बच्चे उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गए। इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, पहले हमने ये चूज़ कर लिया, 2 छोड़े, उसके बाद ये चूज़ हो गया, फिर 2 छोड़े, फिर ये चूज़ हो गया, फिर 2 छोड़े, फिर ये आ गया, फिर 2 छोड़े, फिर ये आ गया। तो यहाँ पर एक सिस्टम बन गया। ठीक है, बस हमें इसमें एक चूज़ करना पड़ा स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, उससे अपने आप सैम्पलिंग होती गई। तो यहाँ भी रैंडम सैम्पलिंग ही है, सबके पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस सिलेक्ट होने का। उसके बाद आता है तीसरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में कहता है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। जो पूरी पॉपुलेशन होगी आपकी, उसको आप कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, कॉल्ड स्ट्रैटा बेस्ड ऑन द रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब उसको ग्रुप में डिवाइड कैसे करना है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेके। आप कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी ले सकते हो, आप जेंडर के हिसाब से कैरेक्टराइज कर सकते हो कि भाई गर्ल्स अलग कर दिए, बॉयज़ अलग कर दिए।
ठीक है, या फिर आप कैटेगरी वाइज अलग कर सकते हो, टीचर्स अलग कर दिए, एडमिन स्टाफ अलग कर दिया, स्टूडेंट अलग कर दिए, उसमें प्राइमरी सेक्शन अलग कर दिया, सीनियर सेक्शन अलग कर दिया, कुछ भी आप कैटेगरी ले सकते हो। ठीक है, एज के हिसाब से ले सकते हो, इनकम के हिसाब से ले सकते हो, प्रोफेशन के हिसाब से ले सकते हो, कैसे भी करके आपने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। अब उसके बाद क्या करना है, द मेंबर फ्रॉम ईच सब ग्रुप आर सिलेक्टेड यूजिंग सिंपल रैंडम और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब जितने भी ग्रुप्स आपने बनाए हैं, जैसे यहां पर आप दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 ग्रुप बने हुए हैं, अब उन चारों ग्रुप में से आपको सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग करने के लिए आप वही रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो, वो जैसा भी आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो, लेकिन आपको हर एक ग्रुप में से कुछ कुछ सैंपल चूज करने हैं। ये होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट आती है इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग। अब जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसके अंदर भी एक जो पूरी पॉपुलेशन होती है ना, उसमें से हम सब ग्रुप्स बनाते हैं। तो हमने पूरी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, लेकिन अब यहां पर क्या होता है, ईच सब ग्रुप हैज द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन। दिस इज यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज डिस्पर्स्ड। ये वाली स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कब काम आती है, जब पॉपुलेशन डिस्पर्स्ड हो, फैली हुई हो, ठीक है, एक्सपेंड ज़्यादा हो रखी हो। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि भाई एक कंपनी है, उस कंपनी की 15 ब्रांचेज है, उस कंपनी की 15 ब्रांचेज है। अब यू वांट टू सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉय, आपको कोई 100 एम्प्लॉयज में से सिलेक्ट करने हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू सिलेक्ट मेंबर फ्रॉम ईच ब्रांच। अब 15 ब्रांच है, 15 ब्रांच में से जाके आप कुछ कुछ मेंबर सेलेक्ट करोगे तो वो ज़्यादा टीडियस टास्क हो गया, वो ज़्यादा मुश्किल टास्क हो गया। तो हमने क्या करा, जो पहले वो 15 ब्रांचेस थी, उन 15 ब्रांचेस में से कुछ ब्रांचेस चूज कर ली। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर 5 ब्रांच हमने चूज कर ली। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देन सिलेक्ट 20 मेंबर्स फ्रॉम ईच ब्रांच, और हर एक ब्रांच में से आपको 20-20 मेंबर सेलेक्ट कर लेने। तो वो बन गई आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। मतलब आपने पूरे जो जोन था आपके पास उसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आपके जो स्कूल्स होते हैं ना, वो भी क्लस्टर में डिवाइड होते हैं। दिल्ली में तो ऐसे ही होता है, बाकी और स्टेट्स का पता नहीं। तो आपके जो स्कूल होते हैं वहाँ क्लस्टर इंचार्ज होता है एक स्कूल, फिर उसके अंडर कुछ स्कूल्स होते हैं। तो ऐसे आपने क्या करा, यहाँ पर सब ग्रुप्स बना दिए, क्लस्टर बना दिए, और उसमें से आपने जितने भी आपको मेंबर्स चाहिए, जो आपने जो 5 ग्रुप सेलेक्ट करें, उन 5 ग्रुप में से आपने 20 मेंबर्स सेलेक्ट कर लिए। ये होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब इसके बाद करते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ चांसेस थे सिलेक्ट होने के सैंपल के। ठीक है, सबके पास इक्वल चांसेस थे, इसलिए बोलते हैं उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं तो इसका मतलब सबके पास इक्वल चांसेस यहाँ पर नहीं है सिलेक्ट होने के। तो सबसे पहली जो सैम्पलिंग है इसमें वो क्या है हमारे पास, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब जैसा कि नाम ही है इसका, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सबसे इजी मेथड होता है ये, और सबसे ज़्यादा भी हम यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने 12th के बाद क्या करना है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, कॉलेज में जाना है। अब कॉलेज में आप जाओगे, कुछ क्या करोगे आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में या पुराना जो डाटा होता है नेट पर होता है, गूगल पर होता है, वहाँ से आप सर्च करोगे कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स के लिए बेटर है, कहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो आपने क्या करा, वहाँ पर सैम्पलिंग कर रहे हो आप डाटा के थ्रू, जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है, आप गूगल के थ्रू कर रहे हो या न्यूज़पेपर्स के थ्रू कर रहे हो, किसी तरह से। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपके जो फ्रेंड है, ठीक है, या आपके जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड हैं या आसपास आस पड़ोस में जो रहते हैं, जो ऑलरेडी कॉलेज में जा चुके हैं, ठीक है, आप उनसे डिस्कस करोगे यार कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, ये कोर्स मुझे करना है। ठीक है, आपने मान लो 10 अपने फ्रेंड चूज़ कर लिया, उनसे पूछा कि भाई हाँ भाई कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस देखी, आपने कन्वीनियंस देखी, भाई मेरे को गूगल से करना है, तो आपसे गूगल से सैम्पलिंग कर लिया आपने, ये कॉलेज के नाम इकट्ठे कर लिए, भाई इसमें से मुझे चूज़ करना है। या आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया या रिलेटिव से पूछ लिया, ठीक है, या जो पास आउट हो चुके हैं बच्चे उनसे पूछ लिया, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ लिया। तो आपने क्या करा, यहाँ पर अपने हिसाब से सैम्पलिंग करिए, आपने अपने हिसाब से लोग चूज़ करें। वहाँ पर सबके पास इक्वल नंबर ऑफ चांस नहीं है, आपने पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। वो लोग सिलेक्ट करें जिनको आप जानते हो या जिनसे आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन उनके पास हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हो तो घूमने से पहले भी क्या करते हो, कोई अगर अननोन जगह पे जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, तो वहाँ पर जाने से पहले वहाँ के जो होटल्स वगैरह हैं या वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हो। तो वही तरीका है कि आप गूगल से कर सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, जो ऑलरेडी वहाँ जा चुका है उससे पूछ सकते हो। तो ये सब के एग्जाम्पल है कन्वीनियंस सैम्पलिंग के, कि आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग कर रहे हो।
आप यहाँ पर हो, आपने भाई आपको लगा कि भाई ये 5 लोग जो हैं, ये 5 लोग मुझे सही राय दे देंगे, तो आपने इन 5 को इसमें से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इनके पास सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय इनके जिनको आप जानते ही नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर इक्वल नंबर ऑफ चांस नहीं होते सिलेक्ट होने के। उसके बाद नेक्स्ट आता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग है, उसमें सैंपल खुद कहता है कि भाई मुझे ले लो, मुझे इंक्लूड कर लो, सैंपल खुद कहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप क्लास में टीचर आया, टीचर ने क्लास में पूछा कि भाई फंक्शन होना है, मुझे 5 वॉलेंटियर चाहिए। अब 5 वॉलेंटियर, अब जो स्टूडेंट होते हैं अक्सर शौक होता है बच्चों को पार्टिसिपेट करने का, सीनियर क्लासेस में तो कम होता है, जूनियर क्लासेस में आप जाओगे तो फटाफट बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, सर हमें जाना है, मैम हमें जाना है। तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अपने आप को वॉलेंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एज ए वॉलेंटियर वो ड्यूटी करना चाहते हैं। अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, तो वहाँ पर जब कोविड की जब दवाई आई थी तो उसमें टेस्टिंग करनी थी। टेस्टिंग करने के लिए लोग भाई टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग करने के लिए अब ये तो नहीं फोर्सफुली किसी को ही बुला लिया, तो वहाँ पर भी जो लोग गए थे वो वॉलेंट्री गए थे। ठीक है, वहाँ पर वो वॉलेंट्री सिलेक्ट हुए थे कि भाई हाँ हमारे ऊपर टेस्ट कीजिए आप। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, वॉलेंट्री सैम्पलिंग हुई। तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, जिसमें मतलब सैंपल खुद अपने आप को ही सिलेक्ट करवाता है, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एरो जो है इसकी तरफ जा रही है, मतलब ये लोग खुद सैंपल बनना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग भी बहुत पॉपुलर सैम्पलिंग है, बहुत होती है, ठीक है, लेकिन फेयर नहीं होती है, लेकिन फिर भी होती है। आप लोग जब हाई स्टडीज़ कर लोगे, अगर आप लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में सामने 4-5 लोग बैठे होंगे। अब उन 4-5 लोगों को आप अपने आंसर्स दोगे। अब कुछ को हो सकता है कि आपके आंसर सही लगें, कुछ को हो सकता है आपके आंसर अकॉर्डिंग टू उनका जो लेवल है उसके हिसाब से ना लगे। आपने अपने हिसाब से बेस्ट दिया है, और जो 5 बैठे हैं उनमें से भी कुछ के हिसाब से आपका आंसर बेस्ट होगा, लेकिन कुछ के हिसाब से एवरेज होगा, कुछ के हिसाब से गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अब वहाँ पर जो 5 लोग बैठे हैं वो अपने ओपिनियन के हिसाब से बताएंगे कि आप सिलेक्ट हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। और जैसे रियलिटी शोज़ में होता है, सिंगिंग शोज़ में आप जाते हैं या डांसिंग शोज़ में जाते हैं बच्चे, तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जजेस को पसंद नहीं आता। कई बार ऐसा डांस करते हैं जो पब्लिक को ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन जजेस को पसंद आ जाता है। तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जो जजेस बैठे होते हैं, उनका ओपिनियन मैटर करता है कि वो सैम्पलिंग किसकी करना चाहते हैं। उन्हें कौन अच्छा लग रहा है, उन्हें ये अच्छा लग रहा है तो इसकी सैम्पलिंग कर ली, उन्हें ये अच्छा लग रहा है तो इसकी कर ली, उन्हें ये अच्छा लग रहा है तो इसकी कर ली। तो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि जो जजेस हैं उनका ओपिनियन क्या है। तो यहाँ पर भी रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ भी बायस्ड सैम्पलिंग होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो जजेस बैठे हैं उनके नॉन में कोई बंदा सामने स्टेज पर हो तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो ही जाता है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस कम भी हो। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर कहता है कि जैसे स्नोबॉल के बारे में आपको पता ही होगा, स्नोबॉल क्या होती है। ठीक है, स्नोबॉल को आप जैसे जितना रोल करते जाओगे स्नोबॉल उतनी बड़ी होती जाएगी, उसके अंदर स्नो और चिपकती जाएगी और वो बड़ी होती जाएगी। तो ऐसे ही स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है कि उसमें आप कोई एक सेलेक्ट करना है, फिर वो आगे वो सेलेक्ट करता है, फिर उससे आगे के लोग हैं फिर वो सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसके बारे में आप लोग अगर जानते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी यही होता है। जैसे एमवे है, टपरवेयर है, इस तरह की जो कंपनीज़ है, काफ़ी पुरानी कंपनीज़ है, अभी भी चल रही हैं बहुत सी कंपनीज ऐसी। तो जिसमें क्या होता है, एक टॉप पर बंदा होता है, वो क्या करता है 2-3-4 लोगों को सिलेक्ट करता है। अब वो 2-3-4 लोग आगे फिर वही चेन आगे बनाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से ये चेन कंटिन्यू चलती रहती है, लोग आगे नीचे अपने बनाते जाते हैं। तो ये इस तरह से पहले एक आया, फिर इसने 2 को सिलेक्ट किया, 2 ये 3 को लाए, ये एक जो है ये 3 को लाया, फिर ये 3 आगे लाएंगे। तो इस तरह से ये चेन बढ़ती जाती है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, या फिर आप इसे सैम्पलिंग में कह सकते हो स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, अक्सर ये टेलीफोनिक भी हो सकता है। कई बार फ़ोन आते हैं, आपके पेरेंट्स के पास आए होंगे कि भाई लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। अब मान लो मेरे पास कोई आता है, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे लोन नहीं चाहिए, तो फिर क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि आगे हमें 3 बंदों का रेफरेंस दे दो या दो अपने फ्रेंड्स का रेफरेंस दे दो। अगर मान लो मैंने रेफरेंस दे दिया, फिर वो उनके पास कॉल करेंगे, उनसे रेफरेंस लेंगे, फिर वो आगे कॉल करेंगे। तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से स्नोबॉल सैम्पलिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम सैम्पलिंग एरर की। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सैम्पलिंग आप जितनी अच्छी करोगे, एरर होने के उतने ही चांसेस कम होंगे। तो जो पॉपुलेशन का जो डाटा होता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है, जैसे अगर हम मीन की बात करें, पॉपुलेशन मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और सैंपल मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से।
जो पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालोगे और जो सैंपल का मीन निकालोगे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम बोलेंगे सैम्पलिंग एरर, अगर आप मीन निकाल रहे हो तो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। तो सैम्पलिंग एरर यहाँ पर जितना ज़्यादा सैंपल आपका अच्छा होगा, सैंपल एक्यूरेट होगा, सैंपल वाइडर होगा। आपने मान लो 1000 लोग हैं, 1000 लोग की सैम्पलिंग करनी थी, और मतलब 1000 लोगों का डाटा आपको ऑब्जर्व करना था, उसके बारे में कंक्लूजन देना था। अब आपने क्या करा, उसमें से 10 ही लोग ले लिए, तो 1000 के मुकाबले अगर 10 को देखेंगे तो सैम्पलिंग बहुत कम है। तो उसमें क्या होना चाहिए, सैम्पलिंग थोड़ी सी हमें ज़्यादा करते तो हमारा डाटा ज़्यादा एक्यूरेट आता। तो आप 10 लोगों के हिसाब से 1000 लोगों का ओपिनियन बता रहे हो। ठीक है, मान लो जैसे अभी कोविड के टाइम था, कोविड के टाइम में अगर आपकी कॉलोनी में जैसे वो कौन सा एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए आते थे कि भाई कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन गई है। आज तक हमारा टेस्ट तो खैर कभी हुआ नहीं, तो लेकिन एक एरिया का कंक्लूजन आता था कि भाई इस एरिया के लोगों में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी है। अब मान लो वो उस पूरे एरिया में से गिने चुने 8-10 लोगों का टेस्ट करके बता दें कि इस एरिया के लोगों में एंटीबॉडी इतनी बनी है, तो वो डाटा गलत है, क्योंकि सैम्पलिंग उन्होंने ज़्यादा नहीं करी है, सैम्पलिंग बहुत कम करी है। तो सैम्पलिंग हालांकि पॉपुलेशन से तो कम ही करनी है, तभी फ़ायदा होगा सैम्पलिंग करने का, लेकिन इतनी होनी चाहिए, इतनी इनफ होनी चाहिए कि आप एक एक्यूरेट डाटा हासिल कर सको, या एक्यूरेट नहीं तो क्लोजली डाटा तो हासिल कर सको। तो जितना ज़्यादा आपको पॉपुलेशन जो सैंपल अच्छा होगा, उतना ज़्यादा ये डिफरेंस कम होता जाएगा, और जितना ही डिफरेंस कम होता जाएगा सैम्पलिंग एरर आपका उतना कम होता जाएगा। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसके बारे में काफ़ी बार पीछे डिस्कस हो चुका कि पैरामीटर क्या है और स्टैटिस्टिक क्या है। तो जब भी आप पॉपुलेशन में कुछ मेजरमेंट करते हो, ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, जैसे आप पॉपुलेशन मीन निकालोगे या पॉपुलेशन वेरिएंस निकालोगे या पॉपुलेशन डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा यहाँ पर, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम पैरामीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप यही चीज़ सैंपल में निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चाहे सैंपल मीन हो, सैंपल वेरिएंस हो या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो। इसका डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड द स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि भाई ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है पैरामीटर, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, इट इज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज़ टेकन फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन सच एज पॉपुलेशन मीन। इसमें पूरी पॉपुलेशन से जो आप डाटा निकालते हो, और स्टैटिस्टिक के अंदर आप सिर्फ सैंपल से डाटा निकालते हो। ठीक है, और दूसरा जो मेन डिफरेंस आता है इसमें, एक जो आपको देखते समझ में आ जाएगा कि पैरामीटर इज जनरली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, लेकिन जो सैंपल होता है इसमें हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये v है, यहाँ पर भी ये v है, यहाँ v का स्क्वायर है, तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर है। और जब हमने यहाँ पर देखा था तो यहाँ पर म्यू है, ठीक है, इधर सिग्मा स्क्वायर है, ये सिग्मा है, ये ग्रीक लेटर्स हैं। तो पैरामीटर जब भी आएगा ना पैरामीटर आपके सामने, तो ग्रीक लेटर्स होंगे, और सैंपल होगा तो हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट किया जाएगा।